नमस्कार दोस्तों, इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो, कनाडा की सरकार को ना हमेशा आपने देखा होगा कि उनका स्टांस हमेशा खालिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में। खालिस्तान के जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं, आप देखो वो शरण जो है इजीली कनाडा के अंदर में ले लेते हैं। कनाडा के अंदर में जो बड़ी सिख कम्युनिटी मौजूद है उसी में कहीं खो जाते हैं ये लोग, और कोई भी सरकार इनको कुछ नहीं कर पाती है। कनाडा की सरकार इनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं लेती है, जबकि इंडिया ने कई बार कनाडा की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसे लोगों को एक्स्ट्राडाइट कीजिए हमारे पास, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे लोगों के ऊपर सीरियस केस चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कि हमारे देश के अंदर में आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं, और ये बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनको अंजाम देते हैं इंडिया के अंदर में बाहर बैठे बैठे। ये पैसा फंड करना, हथियार स्मगल करवाना, तमाम चीज़ें ये करते रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में तो बहुत ज़्यादा लिप्त हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग को आप एक्स्ट्राडाइट कीजिए, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट को आप देखो कि उनका हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है जितने भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट रहते हैं। अब क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रहता है भाई? जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान से क्या लेना देना होगा? कोई लेना देना नहीं है उनका। उनको तो कुछ भी नहीं पता खालिस्तान क्या है और कैसे होगा या क्या डिमांड है इनकी, कुछ नहीं पता है उनको। उनको सिर्फ इतना आइडिया है कि बड़ी मात्रा में सिख कम्युनिटी रहती है कनाडा के अंदर में, और वो सिख कम्युनिटी वोट भी करती है, तो वो वोट उनके फेवर में जाना चाहिए। उनको बस इतना पता है। और सिख कम्युनिटी में ये मैसेज जाता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनके डिमांड्स को, और इसीलिए उनको वोट देना चाहिए। तो बस ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है कनाडा के अंदर में, और उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा से एंटी इंडिया थे। आप चाहे 2018 से आज तक के रिलेशनशिप देखिए कि उन्होंने कभी भी प्रो इंडिया बात नहीं बोली। वो हमेशा से एंटी इंडिया थे। उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि इंडिया से हम अच्छे रिलेशंस डेवलप करें, बल्कि और रिलेशंस को खराब करते ही आए हैं, और हमेशा एक कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है वो क्या हुई है कि खालसा डे के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद पे कई बार नारे लगे, और कई लोग वहाँ पर इन्वॉल्व थे। आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे पूरे मामले को। तो इसके ऊपर पहली बार खुद आगे आकर के हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैं कनाडा के, उनको बुलाया है दिल्ली कि अब हम ये जो पूरा खालिस्तान मूवमेंट जो चल रहा है पूरा इंडिया से ज़्यादा जो कि कनाडा के अंदर में चल रहा है, इसके ऊपर हम अपनी आशंका व्यक्त करते हैं, और हम इसके ऊपर अब बात करेंगे कनाडा से, डायरेक्ट बात करेंगे। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने सीधा सीधा अपना रुख दिया है कि आप उनको बुलाया है इंडिया के अंदर में डेप्यूटी हाई कमिश्नर को कि आप आइए, इसके ऊपर हम बैठ करके खालिस्तान के ऊपर बात करेंगे, और जो भी हमारा मामला है उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या है एक्चुअल में, इस पूरे मामले को समझने की क्या ज़रूरत है। हुआ क्या कि खालसा डे था कल, और कल जब खालसा डे था तो एक प्रोग्राम रखा गया था। अब उस प्रोग्राम में कई सारे जो कनाडा के लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए थे। ये प्रोग्राम कनाडा के अंदर में चल रहा था, और क्योंकि खालसा डे था तो सिख कम्युनिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे, और उन्हीं सिख कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खालिस्तान की डिमांड करते हैं, खालिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर की तरह काम करते हैं, और वो ऐसी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हमेशा इस पूरे खालिस्तान के मैटर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जगह जगह पर, यूएस के अंदर में, फिर कनाडा के अंदर में, यूके के अंदर में। तो जितने भी ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, कुल मिला जुला के कहना ये है कि हमेशा आप देखोगे ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे खालिस्तान को लेकर के, नारे लगाएंगे खालिस्तान जिंदाबाद के। वही काम उस प्रोग्राम में भी ये लोग कर रहे थे। और इसमें खास बात यह है कि देखो, जब किसी देश का पीएम है ना, तो वो उस देश का पीएम है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पीएम की तरह देख रही है, उसको खालिस्तान लीडर की तरह थोड़ी देख रही है। तो उसको एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और वो चीज़ जस्टिन ट्रूडो नहीं रख पाए। जैसे ही जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ पर पीएम थे, जस्टिन ट्रूडो वहाँ पर पोडियम पर पहुँचते हैं खालसा डे के दिन, तो वहाँ पर क्या हुआ कि खुल करके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और वो नारे जैसे ही जस्टिन ट्रूडो आते हैं वो नारे और तेज़ी से लगने लगते हैं। और जैसे ही तेज़ी से लगने लगते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उन नारों को लेकर के, बल्कि वो अपनी स्पीच कंटिन्यू करते रहे। बल्कि ऐसा दिख रहा था कि वो जैसे खुश हो रहे हैं, वो नारे लग रहे हैं। तो अब एग्जैक्टली पूरा मामला क्या हुआ, कैसे नारे लगे, आप खुद इस वीडियो के अंदर में देखिए, फिर आप जज करिए कि सही हुआ या गलत हुआ। yes. तो आइए, आपने वीडियो देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और सबसे दुख की बात यह है कि देखो, 3 प्रमुख पार्टियां हैं कनाडा के अंदर में। एक पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, और तीसरी नई पार्टी जो उभर रही है वो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ये सारी 3 पार्टी जो है प्रमुख पावर रखती हैं कनाडा के अंदर में। अब आप सोचिए कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो आते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, चलो मैं मान लिया कि वो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। जब गवर्नमेंट कभी चेंज होगी, जस्टिन ट्रूडो चुनाव हार जाएंगे, तो फिर कनाडा से हमारे रिलेशन ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके लीडर हैं पियरे।
और पियरे जब आते हैं पोडियम पर तो अगेन सेम चीज होती है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरे जोर जोर से लग रहे थे और तेज होते जाते हैं, और ये भी कोई आशंका उस पर व्यक्त नहीं करते, कुछ नहीं कहते, कोई कमेंट नहीं देते, बल्कि ये लोग अंदर से खुश हो रहे होते हैं। तो दोनों पार्टी के जो लीडर्स हैं वो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, आप एक तरीके से समझ लीजिए। तीसरी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका तो जो फेस है वो है जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह तो खुद एक बहुत बड़ा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। ये तो हमेशा खालिस्तान के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स देता रहता है, आए दिन ये कंट्रोवर्सी में रहता है। और ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है, ये पीएम पोस्ट के लिए रन भी कर रहा था 2021 के इलेक्शंस में, तो ये तो है ही। तो मतलब आप समझ लीजिए कि तीनों प्रमुख पार्टी जो है कनाडा की वो एंटी इंडिया है, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। कोई गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए, पीएम चेंज भी हो जाए, नया पीएम भी आएगा जो, वो भी एंटी इंडिया रहेगा, वो भी खालिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा और खालिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। तो नाउ इट्स हार्ड टाइम कि इंडिया अब इनसे कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत करे, बल्कि डिप्लोमेटिक बातचीत को साइड करके इनसे रिलेशंस बिल्कुल कट डाउन कर देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ कट डाउन कर दिया गया था। बिकॉज इंडिया ने क्लियर कर दिया है ये बात कि टेररिज्म को लेकर के हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जो भी टेररिस्ट होगा, अगर वो इंडिया में होगा तो वो मारा जाएगा, अगर वो बाहर होगा तो हम उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी कंट्री उस टेररिस्ट को शरण दे रही होगी उनसे हमारे रिलेशंस बिल्कुल भी जीरो हो जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ, हमने 2019 के बाद में ट्रेड बिल्कुल खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान को खुद जरूरत पड़ रही है तो वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए, ताकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी खिंच सके, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज थोड़ी चल सके। तो यही हाल कनाडा के साथ भी करना चाहिए, इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए एटलीस्ट। अब कनाडा को पूरी तरीके से पाकिस्तान जैसा हाल तो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया को बॉयकॉट कर देना चाहिए, बिकॉज इंडिया के जो एजेंडाज हैं उसमें साफ दिखता है कि कनाडा एंटी इंडियन कंट्री है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने अभी रिसेंटली अपना बहुत बड़ा यूपीएससी सीएससी का इवेंट किया था जिसका नाम था मंजिल 2024। इस इवेंट में बहुत सारे हमारे टॉपर्स और हमारे बेस्ट एजुकेटर्स प्रेजेंट थे वहाँ पर, और इस इवेंट में हमने एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस थी जिसका रेट था 75,000, उसको कम करके हमने 24,999 कर दिया है। तो मतलब इस प्राइस में आपको, इस बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, प्लस जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स होंगे वो आपको इस कोर्स में पढ़ा रहे होंगे। इस कोर्स को अवेल करने के लिए सिंपल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के आप क्लिक करिए, आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे जो यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप कैप्स में मंजिल 24 टाइप कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा, वहां से आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो इजिली। तो लेट्स कम बैक टू द वीडियो। अब आप देखो, अगर इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो खराब होना शुरू हुए वो एक्चुअल में खालिस्तान के प्रोटेस्ट और खालिस्तान का पूरा जो डिमांड है उसकी वजह से ही खराब होना शुरू हुए। अब जितने ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उन सबको इंडिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया था, सबके ऊपर यूएपीए का चल रहा था। उसी में से एक लीडर था हरदीप सिंह निज्जर, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर सुना होगा। तो ये हरदीप सिंह निज्जर था, ये उस टाइम पर अपने टाइम का बहुत बड़ा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर था, और बहुत जो खालिस्तानी थे वो इसको एकदम रोल मॉडल की तरह देखते थे। एकदम एक तरीके से आप समझ लो ये सब निज्जर हो गए, पन्नू हो गए, ये सब पोस्टर बॉय हुआ करते थे खालिस्तानियों के। तो इस हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हो गई थी कनाडा के अंदर में, मतलब किलिंग हुई थी, मतलब बेसिकली उसको मार दिया गया था। अब इसके ऊपर पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आकर के खुले आम इंडिया की गवर्नमेंट पर इल्जाम लगा दिया कि इसके मरने में कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, या इसके मरने में कहीं ना कहीं रॉ ने ये ऑपरेशंस करवाया है। अब आप देखिए, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि एक अननोन गनमैन है जो कि मार रहा है ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर, ऐसे सेपरेटिस्टों को, ऐसे आतंकवादियों को जगह जगह पर, अलग अलग कंट्री में। वो अननोन गनमैन कौन है आप भी अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं पता वो अननोन गनमैन कौन है। लेकिन मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये हरदीप सिंह निज्जर जैसे जो लोग हैं, पन्नू जैसे जो लोग हैं ना, इनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलत चीज़ें ये लोग करते हैं। अब इंडिया के अंदर में इनको फंड्स पहुँचाना है तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग, फिर हथियार इनको पहुंचवाने हैं वहाँ पर, तो उसके लिए ये लोग कई सारी गैंग से मिले जुले हुए रहते हैं। अब ये क्या होता है, कई सारे गैंग से मिले जुले हुए रहते हैं तो इनकी गैंग राइवलरी भी बहुत ज़्यादा रहती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। भाई इनको भी तो अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ चाहिए, बाहर से फंड्स आ रहे हैं उसको वाइट करके भेजना भी तो है इंडिया के अंदर में, आतंकवादी गतिविधियाँ भी तो करवानी है। तो ये यूएपीए का आतंकवादी था घोषित इंडिया के अंदर में, और कई बार इंडिया की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कनाडा की गवर्नमेंट से कि आप इसको भेज दीजिए, और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये आर्म स्मगलिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कनाडा की गवर्नमेंट ने इसको शरण देते हुए रखा। अब इनकी गैंग राइवलरी भी होती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गैंग राइवलरी में मारे जाते हैं, और ये हरदीप सिंह निज्जर भी गैंग राइवलरी में मारा गया था। बाद में इसके जो केस जब इसका निकला तो खुद कनाडा की गवर्नमेंट ने माना है कि कई सारी गैंग राइवलरी थी इसकी, कई सारे लोग जो थे वो उनके साथ ये गैंग में शामिल था और दूसरी गैंग से इनके पंगे थे।
और ये जो अननोन गनमैन वाली चीज़ है ये तो है, बट ये गैंग राइवलरी में पाकिस्तान के भी बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। तो वही चीज़ हरदीप सिंह निज्जर के साथ हुई थी कि वो गैंग राइवलरी में मारा गया था, लेकिन कनाडा के सोचिए आप पीएम की इतना सॉफ्ट कॉर्नर है खालिस्तान को लेकर के कि वो आकर के ऑन कैमरा इंडिया की गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा देते हैं सीधा सीधा। इवन यूएस ने भी इल्ज़ाम लगा दिया कि इन लोग की जो किलिंग्स हो रही है ये खालिस्तानी लीडर्स की, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है। अरे ये सब आतंकवादी हैं। एक पहली चीज़ तो इनके मरने से प्रॉब्लम आपको क्या है, दूसरी चीज़ ना ये आपके यहाँ पर सिटीजन्स हैं, बस आपने इनको शरण दे रखा है, और दूसरी चीज़ अगर कोई आतंकवादी किसी देश में मर भी रहा है तो वो तो अच्छी बात है ना इंडिया के लिए, इंडिया क्यों दुखी होगा उसके लिए, और इंडिया को क्यों कटघरे में खड़ा किया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ से पूरा मामला शुरू हुआ था हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के बाद से, और उसके बाद ये मामला और ज़्यादा ख़राब होता चला आया। हमेशा कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी, नए कमेंट इंडिया के ऊपर, एक कमेंट और इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इंडिया ने हम कनाडा के अंदर के जो इलेक्शंस हुए थे 2021 के उसमें इंटरफेयर किया है। उसके ऊपर पूरी जांच हुई और इंडिया को क्लीन चिट दे दी गई, बल्कि चाइना का इंटरफेरेंस उसमें पाया गया। तो इन सारी चीज़ों को देख करके इंडिया ने कनाडा से कहा कि भाई आपका ना ओवर इंटरफेरेंस है हमारी कंट्री के अंदर में, अब हम भी इस पर एक्शन लेंगे। क्योंकि कनाडा के बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स थे वो इंडिया के अंदर में प्रेजेंट थे, इंडिया के कॉन्सुलेट्स, जो कनाडा का कॉन्सुलेट था इंडिया के अंदर में वहाँ पे प्रेजेंट थे, हाई कमीशन ऑफिस में प्रेजेंट थे। तो इंडिया ने कहा कि भाई पेरिटी होनी चाहिए ना, कि जितने हमारे आप डिप्लोमेट्स आपकी कंट्री में प्रेजेंट हैं उतने ही आपके डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाइए यहाँ से। और उसके बाद कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली को इंडिया से बाहर बुला लिया था, मतलब अपने देश में बुला लिया था वापस। और उसके बाद से ही इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब होना शुरू हो गया था। बल्कि इस हरदीप सिंह निज्जर वाले केस के बाद से वीज़ाज़ भी इशू करना बंद कर दिया था इंडिया ने कैनेडियन के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से ये रिज्यूम किया गया, बिकॉज कंट्रीज़ जो है वो इंटरनेशनल स्टेटस रखती हैं दोनों कंट्रीज़, तो ऐसा कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो इंडिया और कनाडा के बीच में है, और ये आज से नहीं है, 2018 से चलते आ रहे हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीनों जो प्रमुख पार्टी हैं उनका जो फेस है, जो पीएम का चेहरा है उनका, वो तीनों जो पीएम के चेहरे हैं वो तो कनाडा में जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो वो कभी भी प्रो इंडिया हो ही नहीं सकते, वो हैं ही एंटी इंडिया, उनका माइंडसेट ही एंटी इंडिया है। तो इंडिया को भी अब इनसे कोई ठीक रिलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको साफ कर देना चाहिए कि आपसे रिलेशंस हमारे ख़त्म है, नमस्कार, यहीं तक का है हमारा साथ। तो आई थिंक आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, ये नई कॉन्ट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।